हमारे लोगों को पता ही नहीं वोट का अधिकार के लिए। हमारे लोगों को वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मान लेते हैं। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फैसला आरएसएस वाले कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। चुनाव हो, 3.5% ब्राह्मण अगर किसी पंच को वोट दे दे तो गारंटी से हार जाएगा, 200% हार जाएगा। अरे 3.5% वोटों से कोई ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। अगर ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? प्रिंट मीडिया भी उनके कब्जे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके कब्जे में, और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, बाजा महाराज एंड एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि अगर ब्राह्मणों की पार्टी है तो नरेंद्र मोदी ये पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री क्यों है? ये भ्रम हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। एक होता है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक होता है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी के को नॉमिनेट किया हुआ है। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है जो बाबा साहब आंबेडकर ने 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज किया था। उसका आपको हिंदी अर्थ बताता हूं। नॉमिनेटेड का मतलब होता है नामधारी, नामधारी। तो ये नरेंद्र मोदी जो है ये नामधारी प्रधानमंत्री है। आपको सबूत चाहिए, आपको सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है पिछड़े वर्ग का है, आरएसएस के लोग भी कहते हैं पिछड़े वर्ग का है, मीडिया के लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग का है, मगर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। हैरान करने वाली बात है। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर रहा है। इसका मतलब यह है कोई भी आदमी अपने ही पैर को अगर मान लो उदाहरण देता हूं मैं, कई जगह उदाहरण दिया, आपको भी बताता हूं। एक गधे से गधे आदमी को चुन लो, गधे से गधा, ऐसा होता नहीं है मगर चुन लो, अधूहों के लिए प्रयोग के लिए बताओ। गधे से गधे आदमी को चुन लो और चुनने के बाद उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, ये लो गधा महाराज, ये लो कुल्हाड़ी लो, और लेने के बाद उसको कहो गधा महाराज ये कुल्हाड़ी से अपना ये पैर काटो, ये पैर काटो। तो गधा महाराज क्या बोलता है? गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने हाथ से अपना पैर काटूं। गधा जरूर हूं मगर इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काटूंगा। तो नरेंद्र मोदी अपने ही ओबीसी के जो लोग हैं वो खुद अपने को ओबीसी कहता है, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती करने से मना कर देता है। मगर वही नरेंद्र मोदी क्या कहता है? जंगलों में शेरों की संख्या कम हो गई है, यानी शेरों की गिनती करता है, और साउथ अफ्रीका से शेर लाकर संख्या बढ़ा देता है। गुजरात के लोगों को तो यह मालूम होना चाहिए ना कितना महान आदमी। देखो, यानी जंगलों में शेरों की संख्या घट गई तो साउथ अफ्रीका से शेर लाया और भारत की शेरों की संख्या बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी अपने को कहता है कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, ओबीसी का हूं, ओबीसी के ही विरोध में जाति आधारित गिनती करने के लिए मना कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ओबीसी का आदमी अपने ही लोगों के विरोध में फैसला नहीं कर सकता। मैं भी मानता हूं फैसला नहीं कर सकता,
और अगर फैसला नहीं कर सकता तो फिर किसका फैसला है? आरएसएस का फैसला है। आरएसएस के लोग नहीं चाहते हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो। इसका मतलब आरएसएस का फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, फैसला आरएसएस वाले कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण जो है आरएसएस के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। और नॉमिनेट काहे के लिए किया है? नामधारी प्रधानमंत्री काहे के लिए किया है? ब्राह्मणों के 3.5% वोटों से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। चुनाव हो 3.5% ब्राह्मण अगर किसी पंच को वोट दे दे तो गारंटी से हार जाएगा, 200% हार जाएगा। अरे 3.5% वोटों से कोई ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। अगर ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? नहीं चुना जा सकता। जो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, वो देश की प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए ब्राह्मण लोग जो है, वो तमाम जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की संख्या 15%, आदिवासियों की संख्या 7.5%, 15 और 7 22%, 52% ओबीसी, दोनों को मिला दो, तीनों को मिला दो, आंकड़ा होता है 74.5%। हमारे सपोर्ट के बगैर, हमारे मदद के बगैर न कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, न भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है। हमारे लोगों को पता हमारे वोटों का वैल्यू कितना है। इस देश का प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग 74.5% है। हमारे ही वोटों से इस देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है। हमारे ही वोटों के द्वारा, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे बीजेपी की पार्टी हो, हमारे ही वोटों के द्वारा देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खबर ही नहीं है, ये हमारे वोटों से चुना जाता है। वोट का जो अधिकार बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ झगड़ कर हमारे लोगों को दिया, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है वोट का अधिकार काहे के लिए। हमारे लोगों को वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार मान लेते हैं। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, शासक चुनने का अधिकार नहीं है। ये शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये बात समझ में आएगी कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार एमएलए एमपी को चुनने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार चुनने का नहीं, शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे लोगों को ये बात समझ में आएगी, उस दिन हमारे लोग ये फैसला करेंगे कि अब बहुत हो गया है दूसरों को चुनने का काम। अभी हम दूसरों को नहीं, अभी हम शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आई। 75 साल हो गए आजादी को, संविधान लागू होकर 72 साल हो गए। यानी आजादी को आजादी हासिल करके, सो कॉल्ड तथा कथित आजादी हासिल करके 75 साल, और संविधान लागू होकर 72 साल हो गए। और हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। ब्राह्मण लोग जिनके 3.5% वोट है, वो अपने वोटों का उपयोग शासक बनने के लिए करते हैं, तो उनके शासक बनते हैं। उन्होंने पार्टी बनाई कांग्रेस, ब्राह्मणों ने पार्टी बनाई कांग्रेस, उन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी, 3.5% ही लोग रूलिंग पार्टी बनाई, फिर अपोजिशन पार्टी बनाई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई,
फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, फिर तृणमूल कांग्रेस बनाई, यानी संख्या उनकी 3.5% है, और 5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही ब्राह्मणों का 79.2% कब्जा नहीं है। जिनकी 3.5% संख्या है, उनकी नेशनल लेवल के 5 पार्टियां है। हम लोगों की SC, ST, OBC इनकी संख्या 74.5%। यदि इसमें 15% मुसलमानों को मिलाओ तो ये 90% हो जाता है, और अगर ये 90% हो जाता है तो 90% वालों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। काशीराम जी ने बनाई थी, मायावती ने खड्डे में डाल दिया। काशीराम जी ने नेशनल लेवल की पार्टी बनाई थी, मायावती ने उसे खड्डे में डाल दिया। मायावती की इतनी ही औकात है, वो इतना ही कर सकती है। साथियों, मैं आप लोगों को जो बात समझा रहा हूं वो एक मौलिक बात यह है कि आज हम लोगों की संख्या 85 से लेकर 90% हमारे लोग हैं, मगर हमारे लोगों की इस देश में एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है जिसे हम लोग अपना कह सके। जिनकी 3.5% संख्या है ब्राह्मणों की, उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, और ये 5 पार्टियां, नेशनल लेवल की 5 पार्टियां। और नेशनल लेवल की 5 पार्टियां उनकी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनकी 79.2% कब्जा है। 543 मेंबर पार्लियामेंट में से 400 मेंबर पार्लियामेंट इन्हीं लोगों के हैं, 400 से ज्यादा है। जुडिशरी में इन्हीं लोगों का कब्जा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया का ले लो, मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्हीं लोगों का कब्जा है। प्रिंट मीडिया, अखबार, आपके गुजरात में गुजरात समाचार, संदेश, और ऐसे तमाम जो आपके डेली पेपर है प्रिंट मीडिया के, इन्हीं लोगों के कब्जे में है। प्रिंट मीडिया भी उनके कब्जे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके कब्जे में। और उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मीडिया है, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, एंड एनी अदर महाराज, एंड बचा खुचा महाराज, ये सब उनका ही है। कितने लोगों के नाम लेवे, तो इसलिए शॉर्ट में मैंने बचा खुचा में सबको शामिल कर लिया है। तो इस तरह से इन लोगों के सारा का सारा कब्जा है। मीडिया पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। चौथा मीडिया है होकल मीडिया। होकल मीडिया का मतलब, जैसे मैं भाषण कर रहा हूं, भाषा का उपयोग कर रहा हूं, तो हमारे लोगों को वो कहते हैं ठीक से भाषा बोलना नहीं आती, तो उनका ही कब्जा है। होकल मीडिया में भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो इस तरह से मीडिया पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा। लोकतंत्र में 4 पिलर है। विधायिका, जहां एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं, उनका कब्जा। कार्यपालिका, जिसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी जाते हैं, उनका ही कब्जा। जुडिशियरी, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनका कब्जा। मीडिया 4 प्रकार का, उनका ही कब्जा। लोकतंत्र के चारों पिलर पर आजाद भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया। अरे इतना कब्जा तो अंग्रेजों का नहीं था। इतना जो कब्जा था, इतना तो अंग्रेजों का नहीं था। जितना कब्जा ब्राह्मणों ने कर लिया, उतना कब्जा अंग्रेजों का नहीं था। इसका मतलब यह है कि आजादी का आंदोलन नहीं था, ब्राह्मणों का आजाद भारत पर कब्जा करने का आंदोलन था। इससे यह बात सिद्ध होती है, प्रूव होती है। ऐसे स्थिति में यह बात हम लोग कह रहे हैं कि गुजरात में परिवर्तन होना जरूरी है और देश में भी परिवर्तन होना जरूरी है। ये कब्जा जब तक बना रहेगा, तब तक
हमारे लोगों के भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। क्या आपको पता है केंद्र सरकार का बजट 35 लाख करोड़ रुपए का? कितने लाख करोड़ का? हमारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों तो करोड़ का आंकड़ा कितना होता है समझ में नहीं आता। 35 लाख करोड़, ये आंकड़ा कितना है यही समझ में नहीं आता। केंद्र सरकार का एक साल का बजट 35 लाख करोड़, यानी हमारे लोगों को क्या समझ में आया होगा? लाख बोल रहे हो वामन में, लाख 35 लाख नहीं बोल रहा हूं, 35 लाख करोड़ एक साल का बजट है। और ये केवल केंद्र सरकार का बजट है, राज्य सरकार का बजट अलग है। अकेले बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है उसका 40,000 करोड़ का बजट है। ये जो बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है उसका बजट 40,000 करोड़ का है। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, एक खर्चा कहां होता है? अरे हमारी गरीबी 75 साल हो गए, 72 साल तो सरकार आजादी मिली, इसके बाद भी ये बजट बन रहा है। अरे ये पैसा जाता कहां है? हमारे गरीबों की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? आजादी को मिलकर 75 साल हो गए और 75 साल के आजादी में 30% लोग भूखमरी। हमारे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बोला भूखमरी, यानी भूख से पेट भर अन्न नहीं मिलता है, इसलिए लोग मरते हैं हमारे देश में आजादी को 75 साल होने के बाद भी। और अगर ऐसा होता है तो ये आजादी का क्या करने का भाई, जिसमें आजादी में हमारे लोग भूखमरी के मर जाते हैं। यानी भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, मगर उस गरीब की गरीबी खत्म करने के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा होता तो 75 साल हो गए आजादी में, उसकी गरीबी खत्म हो गई होती। आखिर ये पैसा जाता कहां है? तो जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई उन लोगों के हाथों में जाता है। आप लोगों ने ये टाटा बिरला, पहले ये नाम हमारे समय में सुने ही देते थे, अब टाटा बिरला पीछे पड़ गया, अभी आ गए अंबानी है? और अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, आ गया अडानी। अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोगों को पता नहीं, आज की अगर खबर आप सुन लो तो आपको पता चलेगा कि आज तो 5 लाख करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया सरकार की। 15,000 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने उसको 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दिया। कंटेनर इंडिया को 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ में बेच दिया। और इससे क्या हुआ? इससे अडानी भारत का पहले नंबर का अमीर हो गया। आज के तारीख में टाटा बिरला अरे बहुत पीछे चला गया, तो पहले नंबर का अडानी हो गया। अडानी जामनगर में स्कूटर चलाता था 20-25 साल पहले। स्कूटर करियाने की दुकान थी। कहाँ थी? अहमदाबाद में किराने की दुकान थी। और सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जो एरोप्लेन नरेंद्र मोदी यूज करता है वो अडानी का एरोप्लेन है। आप लोगों को ना जानकारी नहीं है, नरेंद्र मोदी सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जिस एरोप्लेन का यूज करता है वो एरोप्लेन अडानी का होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया उसके बाद उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। तो संपत्ति ऐसे थोड़ी बढ़ी, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी नहीं है केवल, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप से उसकी संपत्ति बढ़ गई है। यानी गरीब भूखमरी के लेवल पर पहुंच गया है और अडानी जो है कहां के कहां पहुंच गया। टाटा को पीछे छोड़ दिया, अंबानी को पीछे छोड़ दिया,
बिरला को पीछे छोड़ दिया। टाटा बिरला दोनों के मिलाकर जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा अडानी की हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो 35 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट है, ये बजट गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए नहीं, कमजोर लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं, ये सारा का सारा उद्योगपतियों के घरों में ये पैसा उनके पास कैसे जाए, इस तरह का प्लान बनाकर ये सारा का सारा सरकार चलाया जाता है। और इस तरह से इस देश में बहुत ज्यादा भयानक रूप से षड्यंत्रकारी सरकारी काम चल रहा है। सरकारें षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है और गरीबों को इस तरह से गरीबी से मरवाने का काम कर रही है। पहले कांग्रेस ये काम करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। नरेंद्र मोदी एक बैकवर्ड का आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो लोगों ने बैकवर्ड ने सोचा कि ये बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को खत्म करने का काम करेगा, मगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम किया, ऐसा डाटा या ऐसा कोई आंकड़ा सिद्ध नहीं करता है। ये आंकड़ा यही सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम उद्योगपतियों की भी संपत्ति बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि एक उद्योगपति की संपत्ति बढ़ाने का काम किया। ये भी बड़ा